MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 7 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज की करेंगे प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 में कुल 8 प्रश्न आते हैं। 8 के 8 जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को इस वीडियो में हल किया जाएगा। इसके अलावा प्रश्नावली 7.1 के अलावा जो भी हमारा पाठ 7 त्रिभुज की अन्य वीडियोज हैं, परिचय वाली वीडियो या फिर अन्य प्रश्नावलियों वाली वीडियोज, सभी के लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 7.1 अगले पेज से। प्रश्नावली 7.1 के सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो इसमें दिया है चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB एंगल A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं ये भी हमें बताना है। बहुत आसान सी चीज है। आकृति हमें यहां पर दी गई है। आकृति में हमारे पास ACBD ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो दो भुजाएं हैं AC और AD, ये वाली AC और ये वाली AD, ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो इन पर एक एक लाइन मैंने लगा दी है। ये लाइन दर्शाएगी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हो गई। इसके अलावा जो हमारे पास है AB, वो एंगल A को समद्विभाजित करती है। ये AB वाली जो रेखा है ना, एंगल A यानी कि जो हमारा कोण यहां पर बनता है, ये वाला कोण, इसको ये समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जितना कोण इस तरफ होगा उतना ही कोण इस तरफ भी होगा, यानी कि इधर वाला कोण और इधर वाला कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर हमें त्रिभुज ABC और ABD को सर्वांगसम करना है। तो इन्हीं के बारे में यहां पर लिखा जाएगा। त्रिभुज कौन सा है पहले मेरे पास ABC, और त्रिभुज दूसरे वाला कौन सा है मेरे पास, उसके बारे में लिखेंगे त्रिभुज ABD। हमें सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें हमें मिल सकती हैं? सबसे पहले तो देखो AC और AD, जो भी हमारी इसमें AC और AD वाली भुजाएं हैं त्रिभुजों में, वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं लिख सकता हूं AC बराबर में AD। ये क्यों बराबर हैं इसका कारण भी हमें लिखना होगा। ये हमें दिया है, आप देख सकते हो यहां पर क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है कि AC और AD बराबर हैं। इसके बाद मैं क्या कहूंगा, जो भी यहां पर मेरा कोण है, ठीक है, ये वाला और ये वाला कोण मान लेते हैं। ऊपर जो मेरा कोण है ये X है और नीचे वाला कोण मेरे पास Y है। ऊपर वाला कोण किस में आता है? त्रिभुज ACB में आता है। ठीक है, ACB में एंगल X, कोण X आता है। उसके बाद ABD में मेरे पास कोण Y आता है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल X यानी कि कोण X बराबर होगा कोण Y के। इसका कारण यहां पर लिखेंगे AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो भी ये रेखा है हमारी AB, इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो X और Y इसी वजह से बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दो, अगर यहां पर आप ACB वाला जो हमारा त्रिभुज है, इसमें हमारे पास भुजा है AB। AB ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा भी है और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा भी है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई AB ये दोनों त्रिभुजों में आती है, तो AB बराबर में AB हो जाएगा। इसका उदाहरण मतलब इसका यहां पर कारण हमें लिखना होगा। कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में आ जाए। तो ये हमारा कारण यहां पर हमने लिख दिया। अब यहां पर देखो, हमारे पास त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में तीन चीजें हमें मिल गई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा त्रिभुज है ABC, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। और कौन से नियम से हुआ है ये लिखना बहुत जरूरी है। पहले हमें भुजा मिलती है, दूसरा हमें कोण मिलता है, फिर से हमें भुजा मिलती है। तो भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड वाले नियम से ये दोनों हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। ये सर्वांगसम तो हमने यहां पर कर दिए। अब हमें बताना है कि जो BC और BD हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखो CPCT हमने पढ़ा था ना, तो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होने के बाद जो भी मेरी ये वाली भुजा है BC और ये वाली भुजा है मेरे पास BD, ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो BC हो जाएगी बराबर BD के। क्यों बराबर हुई है?
सीपीसीटी नियम का यहां पर इस्तेमाल हमने किया है। परीक्षा वाली वीडियो में सीपीसीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कभी भी दो त्रिभुज अगर हमारे सर्वंगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, यही बताता है हमें सीपीसीटी नियम। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं तो इसमें हमें दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर है बी सी के तथा कोण डी ए बी और कोण सी बी ए ये दोनों भी बराबर दिए गए हैं। हमें सिद्ध करनी है, यहां पर तीन चीजें एक एक करके करेंगे। सबसे पहले जो आकृति दी गई है उसको समझो। यहां पर हमारे पास ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज है, इसकी भुजा जो हमारी है ए से डी और बी से सी ये एक दूसरे के बराबर दी गई हैं। इसके अलावा डी ए बी वाला जो कोण यहां पर बनना है और सी बी ए वाला कोण है, यहां पर है सी बी ए, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं, जिनको यहां पर पीले रंग से दर्शाया गया है। ये दोनों कोण बराबर हमें दिए हैं। तो अब बात करेंगे सबसे पहले चीज की, इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी एक दूसरे के सर्वंग सम हैं। तो पहले वाले भाग में जिन भी दो त्रिभुजों को हमें सर्वंग सम करना है उन्हीं के बारे में लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, और दूसरे वाला त्रिभुज हमारा कौन सा है उसको भी यहां पर लिख लेंगे, त्रिभुज बी ए सी। ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों त्रिभुजों में हमें तीन चीजें ढूंढनी होंगी, जो भुजाएं होंगी या फिर कोण होंगे। तो भाई सबसे पहले ए बी डी वाला हमारा त्रिभुज आपको दिखाई देगा, ये हमारा ए बी डी वाला त्रिभुज है, इसमें भुजा हमारे पास आती है ए डी। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा है यहां पर बी ए सी वाला त्रिभुज, इसमें हमारे पास भुजा आती है बी सी। ए डी और बी सी ये एक दूसरे के बराबर हमें दी गई हैं, तो पहला यही बिंदु लिख देंगे कि भाई ए बी बराबर हमारी है किसके, बी सी के, और ये हमें, इसका कारण क्या है, ये हमें दिया है, क्वेश्चन में ही हमें ये दिया है, तो कारण भी यही हो जाएगा। इसके बाद दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो ए बी डी और बी ए सी ये हमारे पास है ए बी डी वाला त्रिभुज, इसमें कौन कौन सा आता है भाई, ये वाला कौन है हमारे पास डी ए बी, और जो दूसरा त्रिभुज हमारे पास है बी ए सी, इस वाले में कौन सा कोण आता है हमारे पास सी बी ए। ये दो कोण आते हैं इन दोनों त्रिभुजों में जो कि एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि कोण यहां पर हमारा डी ए बी बराबर हो जाएगा कोण सी बी ए के। इसका भी कारण क्या हो जाएगा, ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो यहां पर कारण लिख देंगे दिया है। दो बिंदु हमें मिल गए हैं। अब तीसरा बिंदु ध्यान से देखो, जो भी हमारा पहला त्रिभुज यहां पर है भाई ए बी डी वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें हमारे पास एक भुजा है ए बी आती है इसमें, और जो दूसरा वाला हमारा त्रिभुज यहां पर है कौन सा है बी ए सी, इस वाले में भी हमारी कौन सी यही भुजा आती है। ए बी डी और ए बी ए सी इन दोनों में हमारे पास ये भुजा आती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई जो भी मेरी यहां पर ए बी है वो बराबर हो जाएगी मेरी किसके, ए बी के ही बराबर हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ये ए बी भुजा इस वाले त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी दोनों में आती है, तो इसका कारण क्या होगा, यहां पर कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ। कारण हमने यहां पर लिख दिया। हमसे एक मिस्टेक जरूर हो गई है कि हमने यहां पर शुरू में हमने क्या करना था, ए डी बराबर बी सी करना था, ए बी बराबर बी सी हमने कर दिया है, तो इसको सही कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा यहां पर ए डी बराबर में बी सी, जो हमें दिया गया है वही बिंदु हमें लिख देना है। अब यहां पर हमें तीन बिंदु मिल गए हैं। तीन बिंदु अगर मिल जाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा त्रिभुज है ए बी डी और दूसरे वाला जो त्रिभुज है ये हो जाएंगे हमारे त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए हैं। कौन से नियम से हुए हैं, पहले हमें मिलती है यहां पर भुजा, फिर मिलता है कोण, फिर मिलती है भुजा। तो मैं कह सकता हूं कि साइड एंगल साइड नियम का यहां पर इस्तेमाल हमने किया है। पहले वाले भाग में हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब बात करें अगर हम दूसरे वाले भाग की, भाई दूसरे वाले भाग को ध्यान से देखो, हमें करना है बी डी बराबर हो ए सी के। तो देखो ए बी डी जो हमारा ये त्रिभुज है इसमें हमारे पास ये भुजा आती है बी डी। इसी तरह से जो हमारा दूसरा त्रिभुज बी ए सी वाला त्रिभुज है इसमें हमारे पास ये वाली भुजा आती है ए सी। ए बी डी में बी डी भुजा आती है, बी ए सी में ए सी वाली भुजा आती है। इन्हीं को हमें बराबर करना है। तो मैं सीधा ये लिख सकता हूं कि जो भी मेरी भुजा है यहां पर बी डी बराबर हो जाएगी मेरी ए सी के। कौन से नियम से हुआ, सीपीसीटी नियम का यहां पर इस्तेमाल हमने
कर लिया है। ठीक है, आसान सी चीज हो गई यहां पर। दूसरे वाला भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमारे दो त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी ये ऐसे नियम से सर्वांग सम हो जाते हैं तो बी डी और ए सी इन्हीं दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं तीसरे वाले भाग को देखता हूं उसमें भी कुछ इसी तरह की चीजें होंगी। मेरे पास तीसरे में क्या करना है, कोण ए बी डी जो होगा मेरा, उसको मुझे बराबर करना है कोण बी ए सी के। ये भी हमारा किससे हो जाएगा, सीपी सीटी नियम से हो जाएगा। कैसे हुआ है ये ध्यान से समझना। अब है देखो, मैंने दो त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी, पहले आप देखो यहां पर ए बी डी जो मेरा यहां पर है, सॉरी ए बी डी करना है, ये मेरे पास ए बी डी है। इसमें ये वाला कोण कौन सा है मेरे पास, ये है ए बी डी वाला कोण। दूसरा जहां त्रिभुज है मेरा यहां पर बी ए सी, तो बी ए सी वाला जो है इसमें ये वाला कोण कौन सा है भाई, कोण बी ए सी। जो दो त्रिभुज हमने सर्वंग सम किए हैं उन्हीं के संगत कोण बराबर होंगे सीपीसीटी नियम का इस्तेमाल करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा भाग इसी पेज पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें हमें दिया है एडी और बीसी एक रेखाखंड AB पर समान लंब है, दर्शाइए कि CD AB को समद्विभाजित करती है। आकृति हमें दी गई है तो इसी से समझ लेते हैं। हमारे पास यहां पर एक रेखा है AB, इस रेखा AB पर AD और BC ये दोनों लंब हैं, बराबर लंब हैं, यानी कि AD और BC ये एक दूसरे के बराबर हैं और इसके साथ साथ ये दोनों इस AB रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण वो बनाते हैं। हमें यह दर्शाना है कि CD AB को समद्विभाजित करती है। जो भी ये CD वाली रेखा है ये इस AB वाली रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि हमें यह दर्शाना होगा कि जो भी हमारी ये वाली रेखा है AB ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि OB और OA ये बराबर है। ठीक है, OA बराबर है OB के, ये हमें दर्शाना होगा, तभी ये कह सकते हैं कि CD AB को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले देखो दो त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे आपको। यहां पर त्रिभुज यहां पर बनेगा OCB वाला, उसके अलावा त्रिभुज बनेगा यहां पर ODA वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं त्रिभुज OCB और दूसरे वाला त्रिभुज मैंने कौन सा बताया है आपको, यहां पर त्रिभुज यहां पर हो जाएगा ODA। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग कर दें तो आसानी से इसको हल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज क्या होगी, जो भी मेरा OCB और ODA है इसमें देखो कोण B 90 डिग्री का है, इसमें कोण A 90 डिग्री का है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई कोण B बराबर में हो जाएगा मेरे पास कोण A के, कारण यहां पर लिख देंगे दोनों 90 डिग्री के हैं। तो कारण यहां पर हमने लिख दिया दोनों 90 डिग्री के हैं, ब्रैकेट क्लोज करके। अब आगे वाली चीज पर चलेंगे। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो यहां पर जो AB है और CD है ये दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं। तो मैंने पाठ 6 में क्या बताया था, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो जो कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। मान लेंगे यहां पर हमारा जो कोण है ये है BOC और ये हो जाएगा हमारा AOD। यहां पर मैं लिख देता हूं कोण हो जाएगा मेरे पास BOC वाला और AOD वाला कोण, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। और कारण इसका क्या होगा, यहां पर कारण हमें लिखना होगा, शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, तो कारण भी यही हो जाएगा। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें बिंदु मिल गया। इसके अलावा हमें क्या कहा गया है कि समान लंब हैं। जो भी हमारा यहां पर BC और AD है इन पे आप देख सकते हो यहां पर सिंगल सिंगल एक एक लाइन लगाई गई है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा BC है वो बराबर हो जाएगा हमारा AD के। इसके बारे में क्या कहेंगे, ये हमें दिया गया है तो यहां पर लिख देंगे दिया है। अब यहां पर हमारे पास तीन बिंदु आ गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, जो भी मेरा त्रिभुज यहां पर था OCB और दूसरे वाला त्रिभुज मेरे पास त्रिभुज ODA, ये दोनों क्या हो गए भाई, सर्वांग सम हो जाते हैं। सर्वांग सम कौन से नियम से हुए हैं ये भी देखना पड़ेगा। हमें पहले कोण मिलता है, फिर से कोण मिलता है, फिर हमें भुजा मिलती है, यानी कि एंगल साइड नियम का यहां पर हमने इस्तेमाल किया है। ये करने के बाद
हमें करना क्या था कि ओ ए ओ बी बराबर है। अब ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज ये दोनों क्या है भाई, सर्वांग सम है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ओ बी और ओ ए ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। आप यहां पर देखो जो त्रिभुज हमने लिखे हैं यहां पर, इसमें ओ बी आता है, इसमें ओ ए आता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ओ बी बराबर हो जाएगा हमारा ओ ए के कौन से नियम से होता है, सीपीसीटी वाले नियम का यहां पर इस्तेमाल हमने कर लिया। अगर मेरे पास ओ बी और ओ ए ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई हैं तो मैं ये कह सकता हूं ना कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है। यही लाइन उठाकर हमें यहां पर लिख देनी है, फाइनल उत्तर हमारा हो जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है, क्योंकि ओ बी और ओ ए एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है। यही हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध करना था, हमने इसको सिद्ध कर दिया है, दर्शा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें हमें दिया है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए सर्वांगसम त्रिभुज हैं। आसान चीजें समझो, हमारे पास दो रेखाएं हैं एल और एम। ये जो रेखा है हमारी ये तो एल रेखा हो गई, ये वाली रेखा हो गई हमारी एन। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इन एल और एम रेखाओं पर हमारी रेखा यहां पर पी और क्यू वाली रेखा है, ठीक है। ये पी वाली रेखा हो गई, दूसरी हमारी क्यू वाली रेखा हो गई। पी और क्यू जो है ये भी एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। हमें क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु यहां पर मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ए सी को भी यहां पर जोड़ दिया जाता है। अब आपको यहां पर ध्यान देना होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले तो दो त्रिभुज जिनको हमें सर्वांगसम करना है उनके बारे में यहां पर लिखेंगे। त्रिभुज में लिख लेता हूं यहां पर त्रिभुज ए बी सी, और जो दूसरे वाला त्रिभुज हमारा है वो भी लिख लेता हूं यहां पर त्रिभुज सी डी ए वाला त्रिभुज। जो भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम मुझे करने हैं उनके बारे में यहां पर लिख लिया। सबसे पहला बिंदु क्या होगा, जो भी यहां पर ए पर हमारे कोण बनते हैं और सी पर हमारे कोण बनते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं हम, या फिर चलो बिना नामकरण किए ही चलते हैं। मेरे पास क्या है भाई, ए बी सी वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है और दूसरा त्रिभुज मेरे पास है सी डी ए वाला त्रिभुज, ठीक है। अब ध्यान देना, एल और एम मेरी समांतर रेखाएं हैं, तो ए सी क्या हो गई, मेरी एक तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा समांतर रेखा पर जब होती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। अब कौन सा एकांतर अंतः कोण बनेगा, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दो यहां पर बी ए सी वाला जो मेरा यहां पर कोण बनता है और डी सी ए वाला जो मेरा कोण बनता है, तिर्यक रेखा के एक इस तरफ कोण बन जाए, दूसरा इस तरफ कोण बन जाए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये दोनों कोण इन्हीं दोनों त्रिभुजों में बनते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि पहला कोण मेरा क्या होगा, बी ए सी होगा, दूसरा डी सी ए होगा। तो यहां पर आ जाएगा बी ए सी कोण है मेरा, ये बराबर हो जाएगा कोण डी सी ए के। क्यों होगा ये बराबर, कारण यहां पर मुझे लिख देना है, एकांतर कोण हो जाते हैं। एकांतर कोण समांतर रेखाओं पर बराबर होते हैं, ये पाठ 6 में हमने सीख लिया था। अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं। देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज है, ध्यान देंगे अगर तो AC वाली जो भुजा है इस वाले में भी आती है, उस वाले में भी आती है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई AC जो भुजा है वो दोनों में आती है। AC बराबर हो जाएगा मेरा CA, ठीक है। अब AC और CA क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जब हम इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं तो A पहले आता है, C बाद में आता है। इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं तो C पहले आता है, A बाद में आता है। भुजा हमारी वही है, देखो हम इसको ए सी कह सकते हैं या फिर हम इसको सी ए भी कह सकते हैं। ए सी और सी ए एक दूसरे के बराबर है, कारण क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों में आती है तो ये हो जाएगी हमारी उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये हो गया उभयनिष्ठ, कारण हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद तीसरा बिंदु हमें देखना है, बी ए सी और डी सी ए, इनको तो हम बराबर कर चुके हैं, ठीक है, पहले वाले बिंदु में। इसके अलावा अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि सी ए डी और इसके बाद ए सी बी,
ये वाले कोण क्या होंगे? देखो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण ये भी तो एकांतर कोण है। तिर्यक रेखा के एक इधर बनता है, दूसरा इधर बनता है, तो ये भी एकांतर कोण होंगे। अब मैं इनको किस तरह से लिख सकता हूं? पहले मैं लिखूंगा यहां पर बी सी ए वाला कोण, तो आ जाएगा यहां पर बी सी ए वाला कोण बराबर हो जाएगा मेरा किसके? डी ए सी वाले कोण के। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास डी ए सी वाला कोण, और इसका कारण भी जो कारण यहां पर हमने लिखा है वही कारण यहां पर आ जाएगा। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा एकांतर कोण। अब सिंपल चीज क्या होगी? हमें तीन चीजें मिल रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा त्रिभुज है ए बी सी और दूसरे वाला मेरा त्रिभुज है यहां पर त्रिभुज सी डी ए, इन्हीं को मुझे क्या करना था? सर्वांग सम करना था। यहां पर हमने सर्वांग सम कर दिया है, तीन चीजें हमें मिल गई हैं तो त्रिभुज हो जाते हैं सर्वांग सम। कौन से नियम से हुए हैं उसको समझो। पहले हमें कोण मिला, दूसरी हमें भुजा मिली, फिर से हमें कोण मिला, यानी कि एंगल साइड एंगल नियम का यहां पर हमने इस्तेमाल किया और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया। यही क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। इसमें दिया गया है रेखा एल कोण ए का समद्वि भाजक है तथा बी एल पर स्थित कोई भी बिंदु है। बीपी तथा बी क्यू बी से कोण ए की भुजाओं पर लंबवत है, दर्शाइए कि। हमें सबसे पहले आकृति से क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। पहले तो सबसे पहले बात की गई है रेखा एल की। तो देखो जो भी हमारी ये रेखा है ना, ये है एल, इसका नामकरण कर देते हैं, ये हमारी एल रेखा है। जो भी एल रेखा है ये इस कोण ए का समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक यानी कि दो बराबर हिस्सों में ये कोण को बांटती है। जितना कोण इस तरफ होगा उतना ही कोण इस तरफ होगा। इसके अलावा हमें कहता है कि बी एल पर स्थित कोई बिंदु है। हमारी रेखा एल है ये वाली, इस रेखा पर बी हमारा ये वाला बिंदु हो जाता है। ये बिंदु बी जो है, इस बिंदु बी से कोण ए की, देखो जो भी हमारा कोण है ए की भुजाएं हैं, ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है। जो भी बी बिंदु से ए एंगल की, ए कोण की जो हमारी भुजाएं हैं वहां पर लंबवत हैं। मैंने आपको बताया ना, लंब का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो बी से क्यू और बी से पी ये लंबवत हैं, तो यहां पर जो कोण बन रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं। अब हमें दो चीज दर्शानी है, पहला और दूसरा। पहले बात करते हैं इस त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी की। तो पहले वाले भाग को हल करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों के बारे में ही लिख लेंगे। त्रिभुज मेरे पास आ जाएगा ए पी बी और दूसरे वाला जो त्रिभुज है यहां पर वो आ जाएगा मेरे पास त्रिभुज ए क्यू बी। अब इन दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं, देखो इस आकृति में देखो कौन कौन से हैं मेरे पास। सबसे पहले है ए पी बी वाला त्रिभुज, दूसरा कौन सा है मेरे पास? ए क्यू बी वाला त्रिभुज। इनको मुझे सर्वंगसम करना है, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहला बिंदु मुझे यहां पर क्या मिलता है कि भाई जो भी ये वाला मेरा त्रिभुज है इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। इस वाले कोण को कहूंगा मैं ए पी बी और इसको कहूंगा मैं ए क्यू बी। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण ए क्यू बी के। इसका कारण हमें लिखना होगा, प्रत्येक जो भी कोण हैं वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो कारण हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री के ये दोनों कोण हैं, इसीलिए एक दूसरे के बराबर हैं। इसके बाद दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो हमें क्या दिया गया था कि जो रेखा एल है वो कोण ए का समद्वि भाजक है। रेखा एल कोण ए को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। मैं मान लेता हूं ऊपर मेरा एक्स कोण है, नीचे मेरा वाई कोण है, समद्वि भाजक है तो एक्स और वाई कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं कोण एक्स बराबर हो जाएगा मेरा कोण वाई के। कारण क्या हो जाएगा यहां पर? कारण हमें बड़ा सा यहां पर लिखना पड़ेगा, रेखा एल कोण ए को समद्वि भाजित करती है। ठीक है, ये वाला जो कारण है यहां पर हमें लिखना होगा। समद्वि भाजित करेगी यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जितना कोण इस तरफ उतना ही कोण इस तरफ हो जाएगा, एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे। ये हमने यहां पर कारण दूसरे वाले बिंदु का लिख दिया। अब तीसरे वाले बिंदु की बात करते हैं। तीसरे वाले बिंदु के लिए आप देखो, हम इन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं ना, तो ए बी वाली जो भुजा है इस वाले त्रिभुज में भी आती है और इस वाले त्रिभुज में भी आती है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए बी बराबर हो जाएगा मेरे पास
ए बी, और इसका कारण क्या हो जाएगा, ये होगा उभयनिष्ठ। कारण हमने यहां पर लिख दिया। हमें जो भी त्रिभुज दो दिए गए हैं जिनको हमें सर्वंगसम करना है, उनसे संबंधित 3 बिंदु हमें मिल जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज मेरे पास ए पी बी सर्वंगसम हो जाएगा मेरा त्रिभुज ए क्यू बी के। पहले वाले भाग में मुझे यही करना था। पहले वाला भाग हमने कंप्लीट कर लिया है। किस नियम से ये सर्वंगसम हुए हैं वो हमें यहां पर लिख देना है। पहले हमें कोण मिलता है, दूसरा भी कोण मिलता है, तीसरी हमें भुजा मिलती है, तो मैं कह सकता हूं ए एस सर्वंगसमता नियम का इस्तेमाल यहां पर हमने किया है। अब मैं बात करूं अगर दूसरे बिंदु की, तो दूसरे में हमें क्या करना है भाई, दूसरे में हमें करना है कि बीपी बराबर बी क्यू है। आप यहां पर देखो, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी दोनों सर्वंगसम हो गए, तो इस वाले त्रिभुज में मेरे पास बी पी आता है, इसमें बी क्यू आता है, तो बी पी और बी क्यू वाली जो हमारे ये हैं, ये भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। मैं लिख सकता हूं बी पी बराबर हो जाएंगी मेरी बी क्यू के, कारण क्या होगा, सी पी सी टी। दो त्रिभुज अगर यहां पर हमारे सर्वंगसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं बीपी और बी क्यू एक दूसरे के बराबर सीपीसीटी नियम से हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों भाग हमने यहां पर हल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करना है अब, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। इसमें आकृति हमें यहां पर दी गई है। आकृति में ए सी बराबर ए ई है, इसके बाद ए बी बराबर ए डी है, और कोण बी ए डी और ई ए सी ये भी बराबर हमें दिए गए हैं। हमें दर्शाना है कि बी सी और डी ई ये दोनों बराबर हैं। आसान तरीका समझो, देखो सबसे पहले तो आकृति को समझो। हमारे पास आकृति में एक तो नीले वाला त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज इसको कहेंगे हम, और दूसरे वाला त्रिभुज हमारे पास है पीले वाला ए डी ई वाला त्रिभुज। अगर हम नीले और पीले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वंगसम कर देते हैं तो सीपीसीटी से बीसी और डीई एक दूसरे के हो जाएंगे बराबर। ठीक है, अब सर्वंगसम करने के लिए क्या किया जाए, देखो बी ए डी और ई ए सी कोण को देखो। हमें यहां पर बी ए डी वाला कोण ये दिया गया है और ई ए सी वाला कोण ये दिया गया है। इन दोनों कोणों के बीच में कुछ जगह खाली छोड़ दी गई है। इस खाली जगह को हम कहेंगे कोण एक्स है। अब जो भी मुझे ये दो कोण बराबर दिए गए हैं इन्हीं के बारे में यहां पर मैं लिख लेता हूं। कौन कौन सा है, कोण यहां पर है बी ए सी बराबर दिया गया है मुझे किसके, कोण ई ए सी के बराबर दिया गया है। ठीक है, बी ए डी है हमारे पास, ये बी ए डी है, गलती से मैंने सी लिख लिया। बी ए डी और ई ए सी ये दोनों बराबर हमें दिए गए हैं। अगर इन दोनों कोण में मेरे पास क्या है, बी ए डी वाला कोण है, इसमें मैं ये कोण एक्स जोड़ देता हूं। ठीक है, इस तरफ भी मैं एक्स जोड़ देता हूं और इस तरफ भी मैं एक्स जोड़ देता हूं। दोनों तरफ एक्स जोड़ने पर क्या होगा, मेरे पास ये इतना कोण था, इसमें मैंने एक्स को भी जोड़ दिया। ठीक है, इतना कोण एक्स भी जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या कोण बन गया, बी ए सी कोण बन जाता है। ठीक है, तो बी ए डी जमा में एक्स करूंगा तो कोण हो जाएगा मेरे पास बी ए सी। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास ई ए सी ये इतना कोण है, अगर इसमें मैंने ये एक्स जोड़ दिया, कोण जोड़ दिया, तो मेरे पास ई ए डी वाला कोण बन जाता है। तो ई ए सी और एक्स को जोड़ने पर कौन सा कोण बन जाता है, कोण बनेगा यहां पर ई ए डी। ये मेरा पहला समीकरण यहां पर मैंने बनाया। अब जो मेरे पास नीला वाला त्रिभुज है कौन सा है भाई, ए बी सी वाला त्रिभुज है, और दूसरा कौन सा है, ए डी ई वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों के बारे में यहां पर लिख लेता हूं, इन दोनों को हम सर्वंगसम करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और दूसरे वाला मेरे पास त्रिभुज कौन सा है उसके बारे में लिखूंगा, त्रिभुज ए डी ई। इन दोनों को सर्वंगसम करने के लिए हमें 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। नीले वाला जो त्रिभुज है उसकी भुजा ए बी, और जो पीले वाला त्रिभुज है उसकी भुजा ए डी। तो यहां पर आप देखो ए बी और ए डी, देखो यहां पर हमें बराबर दी गई है ना, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई ए बी बराबर में यहां पर हो जाएगी हमारी ए डी के, कारण हो जाएगा इसका दिया गया है, ये हमें प्रश्न में ही दिया है, तो कारण हमने यहां पर दिया है, लिख दिया। इसके बाद दूसरी चीज को अगर हम देखेंगे तो नीले वाले त्रिभुज की भुजा यहां पर हमारे पास है ए सी, और दूसरे वाले त्रिभुज पीले वाले की भुजा ए ई। ए सी और ए ई यहां पर हमें बराबर दी गई हैं। तो इससे पहले हम कोण को देख लेते हैं। जो पहला समीकरण हमारा है उससे हमने यहां पर कोण बनाए थे ना, तो मैं लिख लेता हूं कि जो भी मेरा बी ए सी वाला कोण है वो बराबर हो जाएगा कोण ई ए डी के। अब ये क्यों है, ये समीकरण
पहले से होगा। ठीक है, समीकरण पहले से हमने ये लिख दिया है। देखो ये ऐसा का ऐसा समीकरण पहले से हमने लिख दिया। इसमें बी ए सी और ई ए डी एक दूसरे के बराबर हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी ए सी जो हमारा ये वाला कोण है, ये नीले वाला जो त्रिभुज है उसका कोण है, और ई ए डी को देखोगे तो ये पीले वाले त्रिभुज का कोण है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कोण ए बी सी और ए डी ई के हैं, ये दोनों बराबर हैं। समीकरण 1 से हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे, ए सी बराबर ए ई है, तो यहां पर आ जाएगा ए सी बराबर है ए ई के, तो कारण होगा इसका यहां पर हमें क्वेश्चन में ही दिया है, तो यही कारण हमें लिख देंगे। अब हमें यहां पर 3 बिंदु मिल गए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा त्रिभुज है यहां पर त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के। और ये कैसे हुआ है भाई, ये कौन से नियम से हुआ है, पहले हमें भुजा मिली, फिर हमें कोण मिला, फिर से हमें भुजा यहां पर मिली है, तो मैं कहूंगा साइड एंगल साइड नियम का, यहां पर सर्वांगसम नियम का इस्तेमाल हमने किया है। अब यहां पर दोनों हमारे त्रिभुज क्या हो गए हैं, सर्वांगसम हो गए हैं। तो देखो इसमें मेरे पास बी सी आता है, इसमें मेरे पास डी ई आता है। मैं क्या कर सकता हूं कि जो भी मेरी भुजा बी सी है वो बराबर हो जाएगी डी ई के, और कैसे होगी भाई, सी पी सी टी नियम का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आसान है ना। देखो त्रिभुज जो भी हमारा यहां पर है, नीले वाले में बी सी भुजा आती है, और जो पीले वाला है उसमें डी ई वाली भुजा आती है, तो इसीलिए दोनों सर्वांगसम हमारे त्रिभुज हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी सीपी सीटी नियम का इस्तेमाल करके। यही हमें दर्शाना था कि बी सी बराबर है डी ई, हमने दर्शा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है। इसमें है ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। जो भी आकृति हमें यहां पर दी गई है इसको समझते हुए चलेंगे साथ में। देखो ए से बी तक हमारी एक रेखा है और पी इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है, पूरी रेखा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए पी और बी पी ये दोनों बराबर होंगे। तो इस पर इस तरह से हमने एक एक लाइन कर दी, इससे ये पता चलेगा कि ए से पी और बी से पी ये दोनों बराबर हो गए। आगे कहता है डी और ई ए बी के एक ही ओर स्थित बिंदु हैं। ये बिंदु मेरा डी है, ये ई है, ये दोनों हमारी ए बी रेखा के ऊपर वाली साइड ही आते हैं, जिससे बी ए डी और ए बी ई जो भी हमारे यहां पर कोण बनते हैं, कौन कौन सा कोण कहता है, बी ए डी। तो देखो ये कोण बनता है मेरा बी ए डी, ये वाला कोण, और दूसरा कोण कौन सा है, ए बी ई, ये कोण जो यहां पर मैंने यहां पर पीले वाले कोण बनाए हैं ना, ये कोण एक दूसरे के बराबर हमें दिए गए हैं। इसके अलावा ई पी ए और डी पी बी, ई पी ए कौन सा होगा, ई पी ए यहां पर जो कोण बनेगा, और डी पी बी यहां पर जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर हमें यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हमें करना क्या है, डी ए पी और ई पी बी, ई बी पी वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना है। दूसरे वाले भाग पर बाद में आएंगे। तो देखो आसान तरीका बताता हूं, जो भी यहां पर मेरे पास ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण है, इसको मैं कह सकता हूं कि भाई ये कोण मेरा एक्स हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से इसका नाम रख दिया। अब जो मेरे पास ये दिया गया है, ये वाला पार्ट मैं सबसे पहले यहां पर लिख लूंगा। पहले वाले भाग को हल करने के लिए जो भी मेरे पास कोण यहां पर है ई पी ए, और दूसरे वाला जो कोण है यहां पर डी पी बी, इसको मैंने लिख लिया। ये दोनों बराबर मुझे दिए गए हैं ना, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, यहां पर मैंने लिख लिए। अगर मैं इन दोनों कोणों में ई पी ए यानी कि ये वाला कोण है, डी पी बी ये वाला कोण है, दोनों में अगर मैं ये वाला कोण एक्स जोड़ देता हूं, इस तरफ भी मैं जोड़ देता हूं कोण एक्स, और इस तरफ भी जोड़ देता हूं मैं कोण एक्स, तो कौन सा कोण बनेगा, इस चीज पर हमें ध्यान देना है। ई पी ए जमा में एक्स है, ई पी ए, और ये वाला कोण मैंने x जोड़ दिया, तो ये पूरा कोण बन जाएगा। इस पूरे कोण को मैं क्या कहूंगा, इस पूरे कोण का जो नाम है वो हो जाएगा मेरा ए पी डी कोण हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो गया। दोनों को जोड़ने पर मेरा कोण बनेगा यहां पर ए पी डी कोण, बराबर का निशान लगाते हैं। इसी तरह से डी पी बी मेरा ये वाला कोण है, उसमें मैंने ये x जोड़ दिया, तो ये इतना कोण बन जाता है पूरा का पूरा। इस कोण का नाम क्या होगा, बी पी ई कोण हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, कोण यहां पर हो जाएगा मेरे पास बी पी
ई और ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। अब बात करेंगे जिन दो त्रिभुजों को हमें यहां पर सर्वंग सम करना है उनकी, तो लिख लेता हूं। त्रिभुज यहां पर मेरे पास आ जाएगा, पहले वाला है DAP और दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है मेरे पास से? त्रिभुज है यहां पर EB और P। ठीक है, ये सिंपल सी बात, जो यहां पर हमारे त्रिभुज दिए गए हैं उन दोनों को ही हमने यहां पर लिख लिया है। अब हमारे पास सबसे पहला बिंदु क्या होगा? देखो मेरे पास त्रिभुज कौन सा है? DAP है, ये वाला त्रिभुज है मेरे पास। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में जो ये वाला कोण आता है, इधर वाला कोण है कौन सा है? ये BAD वाला कोण है। ठीक है, ये वाला कोण हो गया। और जो दूसरे वाला मेरा त्रिभुज है EBP वाला, ठीक है, इसमें ये वाला कोण, दोनों बराबर मैंने बताए थे ना, यहां पर हमें बराबर दिए गए हैं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि कोण यहां पर हमारा BAD वाला ओ बराबर हो जाएगा हमारा ABE के। ये हमें कहां से मिला है भाई? ये हमें यहां पर दिया गया है, इसको ऐसा का ऐसा यहां पर हमने लिख दिया, कारण भी दिया है यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो DAP वाला जो हमारा यहां पर त्रिभुज है, DAP में हमारी ये वाली भुजा AP आती है, और जो दूसरे वाला हमारा त्रिभुज है इसमें कौन सी भुजा आती है? BP आती है। P अगर मध्य बिंदु है तो AP और BP एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यही बात मुझे लिख देनी है यहां पर। जो मेरी भुजा यहां पर है AP और बराबर हो जाएगी ये BP के, कारण लिखेंगे इसका PAB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो AP और BP एक दूसरे के बराबर हो गए। अब जो तीसरा बिंदु है ना, वो हमारा पहले वाला समीकरण ऐसा का ऐसा यहां पर हमें लिख देना है। ये हो जाएगा हमारा कोण APD बराबर हो जाएगा ये हमारा कोण BPE के। ठीक है, ये हमें कहां से मिला है? इसका कारण होगा समीकरण पहले से। ठीक है, समीकरण पहला हमारा यहां पर आ गया है, इसको आकृति से भी समझ लेते हैं। APD जो है ये हमारा ये वाला कोण बनेगा। ठीक है, त्रिभुज में ये वाला कोण बनता है, और BPE जो हमारा है इधर ये वाला कोण बनता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे त्रिभुज DAP और EBP में आने वाले कोण है, संगत कोण है, बराबर हमें मिल गए हैं। तो मैं तीन चीजें हमें यहां पर बराबर मिल गई हैं, कोण मिला, उसके बाद भुजा मिली, फिर से हमें कोण मिला। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी हमारा यहां पर है DAP वाला त्रिभुज, ये सर्वंग सम हो जाएगा हमारे त्रिभुज EBP के कौन से नियम से हुआ है? ये हमारे, देखो बिल्कुल आसान है, कोण मिला है, उसके बाद भुजा मिली है, फिर से हमें कोण मिला है, तो मैं कह सकता हूं एंगल साइड एंगल वाले नियम से ये सर्वंग सम हो गया है। पहले वाले भाग में हमें यही करना था। दूसरे वाले भाग की बात करते हैं, इसमें AD बराबर BE हमें करना है। तो दूसरे वाला भाग बिल्कुल आसानी से हमारा क्या हो जाएगा? हमें करना क्या है? AD ये बराबर होगा हमारा BE के, तो ये हो जाता है हमारा CP/CT नियम का इस्तेमाल करके। कैसे हुआ है? दो त्रिभुज हमारे क्या हैं? ये एक दूसरे के सर्वंग सम हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें AD हमारे पास आता है और इसमें BE हमारे पास आता है। अगर हमें जो आकृति है उससे समझना चाहें तो AD वाली भुजा है और BE वाली भुजा है, ये DAP और EBP त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी CP/CT नियम का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, इसके कई सारे भाग हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना। परीक्षा में कई बार ये 5 से 6 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है। आकृति को साथ में समझकर चलेंगे। हमारे पास त्रिभुज है भाई ABC वाला त्रिभुज, इसमें C पर समकोण है। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का है। M यहां पर कर्ण AB का मध्य बिंदु है। जो M जो है ना, ठीक है, ये M है, ये इस कर्ण AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु क्या करता है? दो बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि AM और BM ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसीलिए इन पर इस तरह से एक एक लाइन लगा दी मैंने, ताकि हमें पता चल जाए ये भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। इसके बाद जो C है उसको M से मिलाया जाता है। यहां पर हमारा बिंदु C है, यहां पर हमारा बिंदु M है, इनको इस तरह से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक बिंदु D इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM। जो M बिंदु है और C से जो हमारी रेखा आती है उसको D बिंदु यहां तक बढ़ा दिया जाता है, और कुछ इस तरह से बढ़ाया जाता है कि DM और CM, यानी कि CM और DM जो हमारी ये भुजाएं हैं, ठीक है,
सी से एम और डी से एम ये एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। आगे कहता है बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया जाता है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु बी है, इनको मिला दिया जाता है। अब हमें कई सारी चीजों को दर्शाना है। पहली चीज की बात करें तो इसमें है त्रिभुज ए एम सी और बी एम डी। कौन कौन सा है? ए एम सी और बी एम डी, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है। तो पहले वाले भाग को आसानी से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले त्रिभुज हमारे पास है त्रिभुज ए एम सी, और दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है भाई? त्रिभुज यहां पर है हमारे पास बी एम डी। इन दोनों को हमें सर्वांग सम करना है। तो सर्वांग सम करने के लिए त्रिभुज में देखो हमारे पास है ए एम सी, इसकी भुजा ए एम और इसकी भुजा बी एम एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई ए एम बराबर हो जाएगा मेरा बी एम के। इसके बाद आप यहां पर देखो जो मेरा कोण है, मतलब सबसे पहले तो यहां पर हमें कारण भी लिखना होगा ना, तो कारण हो जाएगा यहां पर दिया है। दिया कैसे है भाई? ये हमें कि m मध्य बिंदु है, ठीक है, m मध्य बिंदु है तो ए एम और बी एम ये बराबर ही होंगे ना। मध्य बिंदु क्या करता है? दो बराबर हिस्सों में बांटता है। यहां पर हमें ये दिया गया है। इसके बाद अगली बात करें तो यहां पर जो कोण है, मान लेते हैं ये वाला कोण मेरा x है और इधर जो कोण बनता है वो y है। मैं इस तरह से कह सकता हूं कि कोण x बराबर होगा मेरा कोण y के। इसका कारण मुझे बताना होगा, कारण लिख देता हूं आपके लिए मैं। कारण आ जाएगा यहां पर शीर्षाभिमुख कोण, जो भी हमारे ये दोनों कोण हैं। देखो CD हमारी एक रेखा है, AB हमारी एक रेखा है, इस तरफ x बनता है, इस तरफ y बनता है, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और जब भी हमारी दो रेखाओं पर शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। पाठ 6 में हमने ये पढ़ा था। इसके बाद अगली अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास कौन कौन से त्रिभुज हैं? ए एम सी में मेरे पास भुजा आती है सी एम। इसके बाद बी एम डी में मेरे पास भुजा आती है डी एम। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहां पर हमें दिया गया है ना, देखो क्वेश्चन में ही यहां पर हमें दिया गया है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरी भुजा यहां पर होगी सी एम वो बराबर हो जाएगी डी एम के। इसका कारण हो जाएगा यहां पर हमें क्वेश्चन में ही ये दिया गया है। तो हमें तीन चीजें मिल जाती हैं दोनों त्रिभुजों से संबंधित। तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए एम सी ये हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी के कौन से नियम से हुआ है? नियम हमें पता होना चाहिए। पहला हमारे पास भुजा मिलती है, फिर हमें कोण मिलता है, फिर से हमें भुजा मिलती है। तो मैं कह सकता हूं साइड एंगल साइड नियम का इस्तेमाल करके ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। पहले वाला भाग हमने कंप्लीट कर लिया ना। अब हमें दूसरा वाला भाग करना है भाई। दूसरे वाले भाग में हमें कोण DBC को एक समकोण बनाना है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण हमें सिद्ध करना है। तो DBC कौन सा है? देखो ये है DBC। इस वाले कोण को 90 डिग्री सत्यापित करना है कि ये 90 डिग्री का है, ये हमें दर्शाना है। कैसे दर्शाया जाएगा उसके लिए चलना होगा हमें अगले पेज पर। पहले वाले भाग में हमने AMC और BMD को SAS नियम से सर्वांगसम कर दिया। अब DBC एक 90 डिग्री का कोण है। दूसरे वाले में हमें ये करना है। दूसरे वाले का हल प्रारंभ करते हैं। दूसरे वाले का हल प्रारंभ करने के लिए आकृति को आप देखो। कोण में बनाता हूं कौन सा? CAM। ये वाला जो मेरा कोण है CAM लिख लेता हूं मैं। एंगल CAM मैंने लिख लिया। यहां पर कोण ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इस चीज को आप ध्यान से देखो, DBM के। देखो ये वाला कोण है DBM, ठीक है। कौन कौन से कोणों की बात मैं कर रहा हूं? ये जो दो कोण हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे, इधर वाला और इधर वाला। दूसरा वाला कोण कौन सा है मेरा? कोण यहां पर हो जाएगा मेरा DBM। अब ये बराबर क्यों होंगे? कारण मैं लिख दूंगा CPCT। अब कारण CPCT कैसे हुआ? देखो AMC और BMD, मेरे पास AMC वाला ये वाला त्रिभुज है और BMD वाला जो त्रिभुज है ये दोनों क्या है भाई? एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे CPCT नियम का इस्तेमाल करके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी देखो DB हमारी और AC हमारी रेखा है। ये हमारी एक तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के इधर जो कोण बनता है और इधर जो कोण बनता है वो दोनों कोण बराबर हमारे आ गए हैं। ये कोण बराबर कब होते हैं? जब हमारी रेखाएं समांतर हों। तो मैं कह सकता हूं कि BD और AC ये दोनों हमारी रेखाएं
समांतर हो जाएंगी। तो मैं इस तरह से यहां पर लिख देता हूं, CAM और DBM ये एकांतर कोण हमारे बनते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब हमारी रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हमारे कोण बराबर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि DB समांतर है AC के। ये दोनों रेखाएं हमारी क्या हो गई भाई? समांतर हो गई। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना, जो भी मेरा यहां पर पूरा का पूरा कोण बनता है ये क्या है? कोण DBC है। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं, कोण DBC। उसके बाद दूसरे वाला कोण मैं जोड़ता हूं, कौन सा है यहां पर? ये वाला कोण मुझे कितना दिया गया है? C वाला जो कोण है, इसमें C को मैं कह सकता हूं कोण ACB बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कोण ACB बराबर हो जाएगा मेरा 180 डिग्री के। अब आप फिर से ध्यान से देखो, DB और AC हमारी क्या है भाई? समांतर रेखाएं। ये हमारी एक तिर्यक रेखा हो गई। इसके इधर और इधर वाले कोण कौन से होते हैं? अंतः कोण होते हैं, और अंतः कोणों को जोड़ने पर 180 हमें मिलता है। ठीक है, कारण यहां पर लिख देंगे, अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है भाई? जो कोण DBC हमें ज्ञात करना है वो तो ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा एक C वाला कोण है ACB, ये कोण कितना दिया गया है? C समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं 90 डिग्री, बराबर में आ जाएगा हमारे पास 180। तो अगर मुझे DBC यहां पर ज्ञात करना है, बराबर में 180 आ जाएगा। 90 यहां पर कैसे है भाई? जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 90 डिग्री। तो कोण जो मेरा DBC है वो बराबर हो जाएगा कितने के? 180 में से 90 को घटाने पर मुझे यहां पर मिल जाएगा 90 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध करना था कि DBC जो कोण है वो हमारा समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। पहले वाला भाग कंप्लीट कर लिया, दूसरे वाला कर लिया, अभी तीसरे वाला भी करना है। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। तीसरे वाले भाग की बात करें तो इसमें हमें त्रिभुज DBC और ACB को सर्वंगसम करना है। तीसरे वाले भाग का जो हल है वो प्रारंभ कर लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं उनके बारे में सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। त्रिभुज हमारे पास है DBC, और दूसरे वाला कौन सा त्रिभुज है तीसरे वाले भाग के लिए? त्रिभुज है हमारे पास ACB। इनको हमें सर्वंगसम करना है। कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो आकृति में देख लेते हैं कौन कौन से हमारे ये त्रिभुज हैं। ये है हमारे पास DBC वाला त्रिभुज, और दूसरा हमारे पास यहां पर है ACB वाला त्रिभुज। ठीक है, बिल्कुल आसान चीजें हमारे पास हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरी भुजा है यहां पर DB और AC ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यहां पर मैं इस तरह से लिख देता हूं कि भुजा मेरी यहां पर है DB, ये बराबर हो जाएगी मेरी AC से। कैसे होगी ये समझो आप। देखो, हमने सबसे पहले क्या किया था? AMC और BMD को यहां पर सर्वंगसम कर दिया था पहले वाले भाग में। तो BMD वाले त्रिभुज में हमारे पास DB आता है, उससे ये DB आ गया। AMC वाले में मेरे पास क्या है भाई? AC आता है, उससे मेरा ये AC आ गया। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर कैसे होती हैं? CP-CT नियम का इस्तेमाल करके। अगर हमारे दो त्रिभुज ये वाले एक दूसरे के सर्वंगसम है तो DB बराबर AC हो जाएगा। अब दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं भाई। दूसरा बिंदु क्या होगा हमारा? देखो, DBC हमारा कोण है और ACB हमारा कोण है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, कोण यहां पर होगा मेरा DBC बराबर हो जाएगा कोण ACB के। कारण क्या होगा? दोनों 90 डिग्री के हैं, तो यहां पर आ जाएगा दोनों 90 डिग्री। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया था ना कि DBC 90 डिग्री का है और C वाला हमें समकोण दिया ही है। तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। अब तीसरे बिंदु की बात करता हूं मैं, तो आप यहां पर ध्यान से देखो, त्रिभुज जो है ना हमारा DBC वाला त्रिभुज है, उसमें हमारी नीचे वाली भुजा BC आई है। इसी तरह से ACB वाला जो त्रिभुज है उसमें भी हमारी नीचे वाली भुजा आती है। जो ये BC है ये इन दोनों त्रिभुज DBC और ACB में आती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई BC बराबर हो जाएगी मेरी CB के। कारण क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ यहां पर हमें लिख देना है। ठीक है, ये कारण हमने यहां पर लिख दिया है। हमें 3 बिंदु मिल गए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो भी मेरा यहां पर त्रिभुज है DBC और दूसरे वाला जो त्रिभुज है मेरा ACB, ये सर्वंगसम हो जाएंगे। ठीक है, आसानी से हमने यहां पर तीसरे वाले भाग को भी कंप्लीट कर लिया है। अभी इसका एक भाग और बचा है, उसको भी हल करना है, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर।
चौथे वाला भाग में हमें क्या करना है, देखो यहां पर मैंने लिख दिया है, चौथे वाले भाग में करना है सी एम बराबर होगा 1/2 ए बी। आसान है ये बिल्कुल, कुछ ही सेकंड्स में इसको हल कर लिया जाएगा। सबसे पहले जो भी हमने तीसरे वाले भाग में डीबीसी और एसीबी वाले त्रिभुज को सर्वंग सम किया था, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डीबीसी की भुजा डीसी और एबीसी की एसीबी की भुजा एबी ये एक दूसरे के बराबर होंगी। मैं इस तरह से लिख सकता हूं डीसी बराबर में हो जाएगा मेरा ए बी। कौन से नियम से होता है भाई, ये सीपीसीटी नियम का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है ना। अगर आप इसको इसमें देखना चाहते हो आकृति में, तो देखो डी सी और ए बी ये एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों संगत भुजाएं हैं त्रिभुज डीबीसी और एसी बी की। अब यहां पर जो मेरी डी सी रेखा है उसको आकृति में देखो, डी बिंदु से सी बिंदु तक जाती है, इसके बीच में एम हमारे पास आता है। अगर मैं इस भुजा को तोड़ दूं एम बिंदु तक, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, डी एम जमा में सी एम। इन दोनों को जोड़ने पर ये पूरी भुजा डी सी बनती है। ठीक है ना, तो मैं डी सी को इस तरह से लिख सकता हूं डी एम, उसके बाद जमा में सी एम बराबर में मेरे पास ए बी, ऐसा का ऐसा रहेगा। अब एक चीज और बताओ मुझे, जो हमारा यहां पर सी एम है और डी एम है ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि आप देखो दो दो लाइन दोनों पर लगी हुई हैं। अगर मैं इन दोनों को एक साइड में इस तरह से लिख लूं कि भाई सी एम बराबर है मेरी डी एम के, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों पर दो दो लाइन लगी हुई हैं। अगर यहां पर मैं dm की जगह कुछ बदली करना चाहूं, dm किसके बराबर है, cm के बराबर है, तो इसे dm की जगह पर मैं cm लिख सकता हूं। तो dm की जगह पर मैंने cm लिख दिया, जमा का cm मेरा ऐसा का ऐसा बराबर में मेरे पास आ जाएगा ए बी। आगे इसको हल करेंगे तो सी एम जमा में सी एम करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2cm, इसके बाद बराबर में आ जाएगा मेरे पास ए बी। आगे इसको हल करने के लिए यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं, इस तरफ मैं सी एम रखूंगा, दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा ए बी। इसके बाद क्या किया जाए, देखो दो यहां पर सीएम के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजूंगा तो चला जाएगा भाग में। आगे इसमें क्या करूं भाई, सी एम बराबर में कोई भी हमारी रेखा हो, कोई भी हमारी संख्या हो, किसी भी चीज से हम एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले सकते हैं। तो जो ए बी है इसमें से मैं एक उभयनिष्ठ ले लेता हूं, इसके नीचे 2 आ जाएगा और यहां पर लिख देना है हमें ए बी। जो चौथा वाला भाग था उसमें हमें यही करना था, सी एम बराबर है 1/2 ए बी के, हमने कर दिया है यहां पर दर्शा दिया है हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा वाला भाग भी कंप्लीट हो जाता है। इसी चौथे वाले भाग के साथ प्रश्नावली 7.1 हो गई है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 8 के चारों भागों के साथ प्रश्नावली 7.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले जो साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा जो भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोस, गणित की, विज्ञान की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा प्रश्नावली 7.1 तो हमने कर ली। इस पाठ की जो अन्य प्रश्नावलियां हैं या फिर परिचय वाली वीडियो है, सारे के सारे भाग 1 से लेके 4 तक जो भी बनाए गए हैं इस पाठ के, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की अगली एजुकेशनल वीडियो में।